Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start a topic chi-square test. तो यहाँ पर हम दो तरह के मेथड यूज़ करेंगे chi-square टेस्ट में। एक तो chi-square टेस्ट है गुड फिटनेस के लिए और दूसरा हम यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट के लिए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं chi-square टेस्ट फॉर गुड फिटनेस ऑफ फिट। यहाँ पर हमने जो नल हाइपोथेसिस ली है वो कहती है फिट इज़ गुड। फिट इज़ गुड मीन्स कोई भी स्टेटमेंट है जो भी हमसे पूछा गया है, कहा गया है जनरली, तो वो पूरी तरह से सही है, फिट इज़ गुड। और अगर वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि किसी ने कहा कि इस हाईवे पर ऑन एन एवरेज 14 कैजुअलिटी होती हैं हर वीक में, तो ये उसका स्टेटमेंट हो गया। अगर उसका स्टेटमेंट सही है तो फिट इज़ गुड है, और अगर उसका स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हो गया फिट इज़ नॉट गुड। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 और नल हाइपोथेसिस H0। अब ये जो फॉर्मूला यूज़ किया गया है काई स्क्वायर का, वो है हमारा समीशन O माइनस ई होल स्क्वायर अपॉन ई, जहाँ पर O जो है हमारा ऑब्जर्व वैल्यू है और E हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अब ऑब्जर्व वैल्यू क्या है कि जो भी हमने वहाँ पर ना सैंपल लिया है वहाँ से और देखा गया है और ऑब्जर्व किया है आपने, वो वैल्यू क्या है। और एक्सपेक्टेड वो है कि जो हम क्वेश्चंस कहेगा कि इस एक्सपेक्टेशन को देखते हुए आप बताइए कि फिट इज़ गुड और फिट इज़ नॉट गुड। और इसको जो हम कंपेयर करेंगे वो काई स्क्वायर n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी जो सैंपल साइज होगा उसमें -1 करके उतनी और डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमें जो है टेबल से चेक करना होगा। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम आती है तो H0 एक्सेप्ट होगा, और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा आती है तो H1 एक्सेप्ट होगा। चलिए अब इसका स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल में जो ना एग्जाम क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दैट टुक प्लेस इन अ इंडस्ट्री ड्यूरिंग द वेरियस डेज ऑफ द वीक। टेस्ट इफ एक्सीडेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। क्या मीनिंग है इसका कि यहाँ पर एक हमने जो ऑब्जर्व किया डेटा कि मंडे को 14 एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्यूसडे को 18 होते हैं, वेडनेसडे को 12 होते हैं, थर्सडे को 11 होते हैं, फ्राइडे को 15 होते हैं और सैटरडे को 14 होते हैं। अब उनका कहना ये है कि हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ये यूनिफॉर्मली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इस टेस्ट से हम ये पता लगाएंगे कि ये यूनिफॉर्मली है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने नल हाइपोथेसिस ले लिया H0, और H0 ये कहता है कि यूनिफॉर्मली एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर, और H1 क्या कहेगा कि यूनिफॉर्मली एक्सीडेंट नहीं होते हैं। अब यहाँ पर हम यूनिफॉर्मली कैसे माने, तो हमने क्या करा कि इन सब का हम एवरेज निकाल लेते हैं। जितने भी एक्सीडेंट डे वाइज हुए हैं उन सारे डेज के जो है नंबर ऑफ एक्सीडेंट को हम ऐड कर देंगे, और यहाँ पर हाउ मेनी डेज ईयर 1 2 3 4 5 6 डेज है तो 6 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से जो 14 जो है हमारा एक एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी ये ऑल डेज के लिए होगी, मंडे के लिए भी होगी, ट्यूसडे के लिए भी होगी, वेडनेसडे के लिए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सभी के लिए ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू है क्वेश्चन का देखा जाए तो 14, 18, 12, 11, 15 एंड 14 ये हमने यहाँ पर लिख ली। अब यहाँ पर क्या है एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड इज सेम फॉर एवरी डे, तो यहाँ पर 14 लिख लिया। अब एज पर द फॉर्मूला सेज दैट O माइनस ई होल स्क्वायर अपॉन ई, यानी ये हमें वैल्यू निकालनी है कि ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर निकालें और ई से डिवाइड कर दें। तो इसको थोड़ा ईजी करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया कि O माइनस ई का होल स्क्वायर निकाल दिया। तो 14 माइनस 14 जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, 18 माइनस 14 ये हो जाएगा हमारा 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। इसी तरीके से O माइनस ई का होल स्क्वायर निकाल लिया। अब O माइनस ई का होल स्क्वायर निकालने के बाद जो है हमने यहाँ पर ई से डिवाइड करके इन सभी का सम ले लिया। सारे फॉर्म जब उनको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30/14 2.1428। अब यहाँ पर जो है देखिए सबका ई सेम है, तो समेशन में जो है जो ई है जो कॉमन है ये चाहे तो आप बाहर भी ले सकते हैं इसको। चलिए कैलकुलेशन से हमारा आया 2.1428। अब देखते हैं कंक्लूजन कि क्या H0 एक्सेप्ट हो रहा है या H1 एक्सेप्ट हो रहा है। उसके लिए हमें टेबल पे जाना होगा। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, यहाँ पर n कितना है 1 2 3 4 5 6 है, n 6 है। तो हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 6 माइनस में नहीं 5 पर चेक करेंगे। तो इसके लिए हम टेबल पे चलते हैं। ये टेबल है हमारे यहाँ पर। अब 5% पे टेबल पर चेक करने के लिए जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है हमारी 5, और यहाँ पर हमारी वैल्यू है 11.07। अब आते हैं यहाँ पर हम,
अब यहाँ पर जो है हमारी वैल्यू जो दी गई है काई स्क्वायर की जो वैल्यू है 5% पर वो है 11.07। तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 2.14 है और टेबल वाली वैल्यू जो है वो 11.07 है। तो यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू कम है और टेबल वाली वैल्यू ज़्यादा है। तो इस तरह के केस में एच नॉट हमेशा एक्सेप्ट होता है। तो एच नॉट क्या कहता है? एच नॉट कहता है कि एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि बिल्कुल सही बात है ये कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो यूनिफॉर्मली हो रहे हैं। हाँ जी, अब हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया, थोड़ा सा और अच्छा समझ में आ जाएगा जब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है द डाई इज थ्रोन 276 टाइम्स एंड रिजल्ट ऑफ दीज थ्रोन आर गिवन बिलो। तो हम डाई तो आप जानते हो उसमें 1 से लेकर 6 तक मार्क होता है। तो 1 जो आ रहा है वो 40 टाइम्स आ रहा है, 2 आ रहा है हमारा 32 टाइम्स, 3 आ रहा है 29 टाइम्स, 4 59 टाइम्स, 5 57 टाइम्स और 6 59 टाइम्स। अब क्वेश्चन ये कहता है कि टेस्ट वेदर द डाई इज बाइज्ड और नॉट। अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि डाई में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं शकुनी मामा तो नहीं आ गया इसके अंदर जो गड़बड़ करने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पर। तो एच नोट तो हमारा यही कहेगा कि भाई ऐसा है। अगर वो डाई पूरी तरह से ठीक है तो यानी उसमें जो है ऑन एन एवरेज सारे नंबर एक जैसे जो है यूनिफॉर्मली आने चाहिए। तो उसके लिए वही पुराने वाला हमने यहाँ पर तरीका अपना लिया और यहाँ पर हमने ये लिया कि जो यूनिफॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी होगी, नंबर ऑफ जो आपके आ रहे होंगे 1 कितनी और 2 कितनी बार आएगा, तो हम ये सम कर लो पहले सबका। तो सारी फ्रीक्वेंसी का सम कर लिया और कितने हैं हमारे पास 1 to 6 6 होते हैं, 6 से डिवाइड कर दिया तो 46। तो ये निकल के आ गई हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब फॉर्मूला तो हमें पता ही है भाई, ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई। ओ माने ऑब्जर्व वैल्यू, ई माने एक्सपेक्टेड वैल्यू। यहाँ पर हमने ऑब्जर्व वैल्यू लिख ली, यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख ली और फिर उसके बाद डिफरेंस निकाला और स्क्वायर कर दिया। डिफरेंस निकाला, स्क्वायर कर दिया। 46 तो सेम रहना ही रहना है क्योंकि सबके लिए यूनिफॉर्मली है। उसके बाद हमने सभी को जो है ऐड करके ई से डिवाइड करके जो है फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करके जो आंसर आया हमारा 21.30 आया। अब हमें क्या चेक करना है? अब हमें चेक करना है कि टेबल वाली वैल्यू से कम है या ज़्यादा, कैलकुलेटेड वैल्यू कम है या फिर ज़्यादा है। उसके लिए हमने सीधे सीधे हम फिर दोबारा टेबल पे जाएंगे। पहले भी हम देख चुके हैं 11.07 वैल्यू थी, 11.07 वैल्यू थी यहाँ पर। अब 11.07 वैल्यू जो है हमारी वो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। तो हम देख रहे हैं कि 11.07 तो कम है, कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं हो सकती। यहाँ पर कौन एक्सेप्ट होगा? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहती है कि भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसका मतलब टोटल ये हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी डाई है वो पूरी तरह से बाइज्ड है, उसमें गड़बड़ की गई है, कोई ना कोई शकुनी मामा ने काम अपना कर दिया है। अब हम इसका जो है नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब जो है हमारा काई स्क्वायर, ये सबसे अच्छा मेथड है काई स्क्वायर का। और यहाँ पर ये अब तक हम कर रहे थे जो है एनालिटिक, जितनी भी हम कर रहे थे एनालिटिक एनालिसिस जो कर रहे थे हम, तो वो हमारा क्या था? सिंपली हमारे जो ऑब्जर्वेशंस थे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम एट्रीब्यूट्स को यहाँ की बात करेंगे। एट्रीब्यूट्स मीन्स किसी की भी कोई प्रॉपर्टी। जैसे कि आप कहते हैं पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता, कैसे मान लें हम? तो यहाँ पर आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। ये कि जितने भी जिनके फादर की आइज़ ब्लू होती हैं तो ना सन की आइज़ भी ब्लू होनी चाहिए, ये कोई ज़रूरी होता है नहीं होता है। तो ये मेथड भी हमसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं आपके जो काई स्क्वायर टेस्ट से आप टेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये कहना सही होगा या नहीं होगा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये जो पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल करने से पहले। विद द हेल्प ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट वी कैन फाइंड वेदर और नॉट 2 एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड। यानी 2 हमारे जो एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं वो एसोसिएटेड हैं या नहीं है। तो वी टेक द नल हाइपोथेसिस दैट देयर इज़ नो एसोसिएशन। यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस रहती है थोड़ा सा यहाँ चेंज है। अब तक हम पढ़ रहे थे कि ना नल हाइपोथेसिस कहती है यूनिफॉर्म, लेकिन यहाँ पर क्या है? वो कहती है कि एसोसिएटेड नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट है आपस में। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेगी डिपेंडेंट है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला तो देखिए हमारा वही है, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू। लेकिन यहाँ पर ये जो हमने लिया गया है यहाँ पर काई स्क्वायर की वैल्यू जो ली गई है यहाँ पर, ये थोड़ा सा आपको देखने में टिपिकल लग रही होगी। एक्चुअली दिस इज बेस्ड ऑन मैट्रिक्स। इसकी एक कंटीजेंसी टेबल बनाते हैं, उससे हम सॉल्व करते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का थोड़ा सा अलग है। जैसे वहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ जो भी आपका सैंपल साइज था उसमें से -1 कर देते थे। यहाँ पर क्या है कि एक मैट्रिक्स टाइप में होगा, तो जितनी रो -1 इंटू आपका जो है कॉलन -1। यहाँ पर R नंबर ऑफ रो के लिए और S जो है नंबर ऑफ कॉलन के लिए यूज़ किया गया है। तो रो -1 इंटू कॉलन -1 जो डिग्री हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो ये होगी। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
एग्जाम्पल लेने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं कंटीजेंसी टेबल बनाते कैसे हैं। सपोज कराया कि हमें ऑब्जर्वेशन दिया गया है यहाँ पर, तो इसको जो है ऑब्जर्व वैल्यू को हम कैसे उसकी जो है कंटीजेंसी टेबल बनाते हैं। तो सिंपली क्या करना होता है कि ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पर, अगर सपोज कर ये निकालें तो इस रो की टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई इस कॉलम की टोटल वैल्यू डिवाइड बाई टोटल वैल्यू। समझ लीजिए इसको, रो में क्या सम आ रहा है, कॉलम में क्या सम आ रहा है, और डिवाइड बाई आपका टोटल टेबल का सम कितना है। न्यूमेरिकली समझते हैं इसको। ये 2 10 हो गया, इसका 12 दिया हुआ था, 6 6 12 दिया हुआ था, ये 8 16 जो है, देखिए 2 और 6 8 हो गया, 10 और 6 16 हो गया, और ये यहाँ टोटल जो है 24 हो गया। चाहे आप जो है दोनों रो के सम को ऐड कर लें या दोनों कॉलम के सम को ऐड करें, सम आए इसका जो है इक्वल आएगा। अब यहाँ पर इसकी हम कंटीजेंसी टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर रो की वैल्यू कितनी है 12, कॉलम की वैल्यू कितनी है 8, और डिवाइड बाई टोटल वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो गया 12 मल्टीप्लाई 8 बाई 24। सेम है, अगर ये इसकी हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो 12 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 24। इसकी हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है 12 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 24। इसकी हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है 12 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 24। तो इस तरीके से हमारी एक एक्सपेक्टेड टेबल आ जाती है। तो हम जो है ऑब्जर्व वैल्यू हमें गिवन होती हैं और एक्सपेक्टेड निकाल लेते हैं हम इस कंटीजेंसी टेबल से। तो यहाँ पर हम जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब चलिए, बड़ा मज़ा आएगा इसको शुरू करने में। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल रिगार्डिंग द कलर ऑफ आइज ऑफ फादर एंड द सन टेस्ट इफ द कलर ऑफ सन आइज आर एसोसिएटेड विद दैट ऑफ फादर। भैया हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि जो फादर की आइज़ हैं और सन की आइज़ हैं, क्या इन दोनों में कोई एसोसिएशन है या नहीं है, ये यहाँ पर चेक करना है। कितनी अच्छी बात है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लाइफ में ऐसे कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या वो एट्रीब्यूट्स आपस में डिपेंडेंट हैं या फिर इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पर हमने ये एक ना टेबल जो हमें गिवन है कि आइज़ ऑफ फादर की आइज़ कैसी हैं, लाइट हैं और नॉट लाइट हैं, और सन की आइज़ कैसी हैं यहाँ पर, लाइट और नॉट लाइट। तो ये वो पर्सन है जिनके फादर की आइज़ भी लाइट है और सन के आइज़ भी लाइट है। ये वो पर्सन है जो फादर की तो लाइट है लेकिन सन की कितनी है, आपकी नॉट लाइट है। ये वो पर्सन है 148 जिनके फादर की आइज़ कैसी हैं, नॉट लाइट है, लेकिन सन की जो है आइज़ लाइट है। 230 जो है दिया हुआ है आपका, जो सन की आइज़ हैं वो नॉट लाइट हैं और फादर की जो आइज़ है वो आपकी नॉट लाइट है। तो इस तरीके से टेबल है। अब ये टेबल का जो है हम पहले सम, रो का सम ले लेंगे, कॉलम का सम ले लेंगे, क्योंकि हमें निकालनी है कंटीजेंसी टेबल, यानी हमें निकालनी है कि एक्सपेक्टेड टेबल। तो सिंपल फॉर्मूला, हमने रो को ऐड किया 522 आया, कॉलम को ऐड किया यहाँ पर 619, इस कॉलम को ऐड किया 289, इस रो को ऐड किया 378। ये हमारा जो पिछला क्वेश्चन दिया उससे लिया गया है, और टोटल आ रहा है हमारा 900। अब निकालने कैसे है आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू। आपको कॉलम की वैल्यू कितनी है 619, रो की वैल्यू कितनी है 522, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टोटल वैल्यू। इसी तरीके से हमने यहाँ निकाला रो की वैल्यू 522, कॉलम की वैल्यू 289 डिवाइड बाई टोटल वैल्यू। तो इस तरीके से हमने चारों ये एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली यहाँ पर। अब यहाँ पर आप चाहें तो ये पॉइंट्स में आ रहा है, अब आइज़ पॉइंट्स में तो हो नहीं सकती हैं, आप चाहें तो इनको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, यानी इसको 359 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा यहाँ पर राउंड ऑफ नहीं किया है, इसको डायरेक्टली ले लिया है। अब यहाँ पर हम जो है काई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर देखा जाए तो जो ऑब्जर्व वैल्यू थी लास्ट टेबल में वो थी यहाँ पर 471। अब यहाँ पर कितनी है 359.2, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गई। तो ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड। फिर यहाँ पर देखेंगे कि इसकी कितनी थी ऑब्जर्व वैल्यू, यहाँ पर 51 थी इसकी ऑब्जर्व वैल्यू, यहाँ पर 167.62 है। तो यहाँ पर हमने 51 माइनस 167.62 का होल स्क्वायर अपॉन 167.62 होल स्क्वायर, इसी तरीके से चारों वैल्यू को निकाल लिया और उसको ऐड कर लिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये तो हमारी कैसी वैल्यू आ गई निकल कर, ये आई है हमारी आपकी टेबल वैल्यू जो है कैलकुलेटेड वैल्यू। अब हमें टेबल वैल्यू और चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इसमें कितनी रो हैं, इसके अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 2 - 1 × 2 - 1, 1 × 1 = 1। तो हम यहाँ पर टेबल दी हुई है, 1 पे चेक कर लेते हैं कितनी वैल्यू होती है 5% पे, तो 5% पे होती है 3.841। यहाँ पर हमारी जो टेबल वैल्यू है वो आ रही है 3.841, कैलकुलेटेड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। इसका मतलब क्या हो गया कि हम एक्सेप्ट करेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहती है कि ये जो है एसोसिएटेड हैं, डिपेंडेंट हैं आपस में।
तो हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन सीधा सीधा निकलिएगा, द कलर ऑफ सन्स आइज इज एसोसिएटेड विद दैट ऑफ द फादर, यानी फादर की आइज और सन की आइज जो है वो आपस में मैच करती है। तो और भी हम एग्जाम्पल्स लेके आएंगे आपके लिए अच्छे अच्छे। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो होगा टी टेस्ट।